जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की जो नई भर्ती आई है उसके लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा चलेगा। और साथियों, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाएगा। और आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि इस एग्जाम के लिए फटाफट से नया बैच को स्टार्ट कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं आपका नया बैच स्टार्ट हो चुका है। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से क्या करना है, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ओपन करके ऑल कोर्स पर क्लिक करना है और सबसे नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल के लिए बैच में क्या क्या मिलेगा वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग क्लास कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? बाजरा, मक्का, चावल या फिर डी गेहूं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल पूछे तो ये हो जाएगा चावल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चावल। अगर आपसे पूछे भारत का दूसरा मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है तो गेहूं। पहला पूछे चावल, दूसरा पूछे तो गेहूं। मक्का की बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में किसके द्वारा मक्का लाया गया था? तो भारत में पुर्तगाली के द्वारा मक्का लाया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाएगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो झारखंड और उड़ीसा में। तो ऑप्शन में झारखंड दिया हुआ है, तो आंसर हमारा क्या होगा? झारखंड में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, झारखंड। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके बैच में वन लाइनर बूस्टर जीके का सेट 6 अपलोड हो चुका है। तो जिन्होंने बैच को ऑलरेडी परचेज कर लिया है आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। इस प्रकार से लगभग आपको 60 से 65 नोट्स दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये सब आपको बैच में मिलेगा। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें इस एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। जल का शुद्धतम रूप क्या है? बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। बताइए जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो यहाँ पर किसी किसी बुक में आपको आंसर मिलेगा अशुद्ध जल, किसी किसी बुक में वर्षा का जल। आपको आंसर करना है वर्षा का जल सबसे शुद्धतम रूप है। अगर ऑप्शन में वर्षा का जल नहीं है तब आपको आंसर करना है अशुद्ध जल। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या होगा? वर्षा का जल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 4। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय में प्रभुत्व में पारित किया गया? यानी किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने ही 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना किया था। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में है लॉर्ड रिपन। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में 10 के आधार पर जनगणना पूछे किसके समय में हुआ था? रिपन के समय में। कब? 1881 में। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था 1878 में, तो 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था रिपन ने। अच्छा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। निम्न में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है?
और साथियों जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। कहाँ पर मिलेगा? तो मध्य निषेध सिपाही के बैच में। देख सकते हैं क्लास का पीडीएफ, वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, कुछ भी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर आपको मैसेज करना है। तो राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है, बिल्कुल सही है। राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। राजकीय नदी गंगा है, ये गलत है। गंगा नदी जो है ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय नदी है, न कि बिहार का राजकीय नदी। तो डी वाला ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिहार में पूछे गंगा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो 445 किलोमीटर। ठीक, बिहार में गंगा नदी लगभग 445 किलोमीटर बहती है। आगे देखिए, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या है? तो आवर्त सारणी का जो पहला वर्ग है इसमें जितने भी एलिमेंट है उसको बोला जाता है क्षार धातुएं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्षार धातुएं। वर्ग टोटल कितने हैं? तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। आगे देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आंसर है राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8। महासागरों में ज्वार भाटा उत्पत्ति का कारण क्या है? और देखिए क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा नोट्स के रूप में। तो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव है। तो यहाँ पर इसका सी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से भी देखने को मिलेगा। तो गुलर का फूल, इस मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ वस्तु। सी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से लॉ जो है ये आपका क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। बी ऑप्शन राइट है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक का अगर संधि विच्छेद करें तो ये होता है प्रति धन एक। तो देख सकते हैं उपसर्ग शुरुआत में लगता है, इसमें प्रति उपसर्ग है। बी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है यदि स्पर्श कोण कितना है? तो देखिए, कोई भी द्रव ठोस पृष्ठ को गीला तभी करता है जब उसका स्पर्श कोण क्या हो? 90 डिग्री से छोटा हो। अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो गीला नहीं करेगा। तो वही पूछा गया है, कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है यदि स्पर्श कोण क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा हो। तो आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। 90 डिग्री से छोटा होगा तभी कोई भी द्रव बर्तन का तल भिगो देता है, यानी भिगा सकता है, गीला कर सकता है, जब 90 डिग्री से छोटा होगा। आगे देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए डैश माध्यम आवश्यक होता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए किसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? तो चालन में और संवहन में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, लैटिन भाषा में सदिश शब्द का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है वाहक। लैटिन भाषा में सदिश का मतलब क्या होता है? वाहक होता है। वेग, त्वरण, ठीक है, विस्थापन, संवेग, आवेग सभी क्या है? सदिश राशि का उदाहरण है। ईस्वी सन शक संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है? आंसर है 78 वर्ष पीछे माना जाता है। शक संवत की शुरुआत कब होती है? तो 78 एडी में। किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। ठीक है, शक संवत पर ही राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। अगर आपसे पूछे विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है? तो 57
58 BC में चलाया गया था विक्रम संवत को। गुप्त संवत पूछे तो 319 20 AD में चलाया गया था। ठीक है, 319 20 ईस्वी में चलाया गया था गुप्त संवत को, और विक्रम संवत को 57-58 ईसा पूर्व में चलाया गया था। जबकि शक संवत की बात करें तो 78 ईस्वी में चलाया गया था कनिष्क के द्वारा। आगे देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है, तो यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूएनओ की स्थापना कब होती है, तो 24 अक्टूबर 1945 को। इन युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए संचालन कमान दिया हुआ है और उसका मुख्यालय है, तो दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय दिया है मुंबई, जो कि गलत है। मुंबई में नहीं है। दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय गांधीनगर में है, न कि मुंबई में। तो पहला वाला ऑप्शन ही गलत है। बाकी पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय शिलोंग, मध्य वायु कमान का इलाहाबाद, पश्चिमी वायु कमान का दिल्ली, ये सभी सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए वायुसेना को टोटल 7 कमानों में बांटा गया है। कितने कमानों में, 7 कमानों में। इनमें से किसकी तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ दीर्घतम है, तो विकल्प में अवरक्त विकिरण का तरंग दैर्घ्य दीर्घतम होगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। गामा विकिरण की बात करें तो इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने दृश्य विकिरण का पता लगाया था। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। बिल्कुल इसी प्रकार से फुल डिस्कशन के साथ आपका क्लास चलेगा। तो मानव कपाल में अस्थियों की संख्या होती है 8। कितना, 8। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। खोपड़ी में पूछे अस्थियों की संख्या, तो खोपड़ी में टोटल 29 अस्थि होते हैं, जबकि कपाल में 8 अस्थियाँ होती है। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है। और साथियों मध्यनिषेध सिपाही और कक्षपाल के बैच में क्या क्या मिलेगा वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। ये वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितना हो सकता था, तो इसको सही कर लीजिए। फिलहाल वर्तमान की बात करें तो लोकसभा में राष्ट्रपति जो 2 सदस्यों को मनोनीत करता था वो प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अब केवल राज्यसभा में ही राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ए वाला ऑप्शन 12 सदस्य। आगे देखिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा का लक्ष्य 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इस घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। ताशकंद किस राष्ट्र की राजधानी है। आंसर है उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म के संस्थापक है ईसा मसीह और इनको सूली पर चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे को। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था। आंसर है 1927 में हुआ था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 1927। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है। देखिए, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ठीक है, और राइबोसोम की खोज पूछे किसने किया था, तो पैलेडे ने। यहाँ नाम लिख देते हैं
पैलेडे ने राइबोसोम का पता लगाया था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। डी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो साथियों ये है कांडला बंदरगाह, ये पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह पूछे तो ये हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित है। आगे देखिए, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, इसके बारे में किसने कहा था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं? बताइए। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र को हम देख सकते हैं प्रस्तावना में। कहाँ पर? प्रस्तावना में। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया है, 1976 में। कौन सा संशोधन था? तो 42वां संशोधन। इसी के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बताइए 30 के लिए आंसर। और बहुत ही जल्द आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास भी स्टार्ट होगा। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आर्टिकल 148 के तहत। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो यह है अनुच्छेद 40। सी वाला ऑप्शन राइट है। भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? देखिए, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। तो भारत का कोई भी विधि न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है महान्यायवादी को। महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का भी अधिकार है, लेकिन उसमें मतदान करने का अधिकार नहीं है महान्यायवादी को। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? इसका आंसर है अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें से पहला वंश आता है गुलाम वंश। ये गुलाम वंश हो जाएगा 1206 से 1290 तक। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है खिलजी वंश। ठीक है, दूसरा आता है खिलजी वंश। ये हो जाएगा आपका 1290 से 1320 तक, ये खिलजी राजवंश। खिलजी राजवंश के बाद आता है तुगलक राजवंश, ये आपका 1320 से 1414। फिर सैयद राजवंश आता है 1414 से 1451। और लास्ट में आपका आता है कौन सा? लोधी वंश। ठीक है, लास्ट में आता है लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका ए वाला हो जाएगा, डी के बाद ए के बाद आपका बी हो जाएगा और सी, डी ए बी सी। चलिए, यहाँ पर नंबर के हिसाब से आंसर दिया हुआ है, यानी कि चौथा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा, 41 23। तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था? आंसर है पुलिकट में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। ब्रिटिश शासन के दौरान
तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस मुनरो। कौन था? थॉमस मुनरो। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? आंसर है मुसोलिनी इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। सी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का पता लगाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रेटर। क्या बोला जाता है? क्रेटर। दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो इसको पंपास बोला जाता है। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है, पंपास बोला जाता है। वेल्ड कहाँ का है? तो अफ्रीका का है वेल्ड। ठीक है। पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन कौन से हैं? बताइए। तो पी से है पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। तो देख सकते हैं पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है? तो दक्षिण भारत के राजनेताओं में से बताना है जिसने अभिनय नहीं किया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है C.N. अन्नादुरई। ठीक है, C.N. अन्नादुरई। इन्होंने फिल्मों में अभिनय नहीं किया, बाकी जयललिता, N.T. रामाराव, M.G. रामचंद्रन ये सभी ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता? तो यह है विश्व पर्यावरण दिवस। ये हर वर्ष अलग अलग तिथि को मनाया जाता है। बाकी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई। निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी? तो यह है आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था और इसी में उत्तर बंगाल में जो 1773 में सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका वर्णन मिलता है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है, आनंद मठ से। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? C.R. दास दिया हुआ है। ठीक है, चित्तरंजन दास दिया हुआ है, साथ में मोतीलाल नेहरू भी ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है? तो यह है ऊपरी गंगा नहर, भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है। किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? बी राइट आंसर करेंगे, अरस्तू ने कहा था। बीबी का मकबरा में स्थित एक कब्र है, इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। बताइए कहाँ पर? देखिए, बीबी का मकबरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कहाँ पर है? औरंगाबाद में। तो यहाँ पर आजम शाह ने वर्ष 1878 में निर्माण करवाया था। क्या? तो बीबी के मकबरा में जो कब्र है इसका। लास्ट क्वेश्चन, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था।
हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेनाओं के मध्य। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है और हुमायूं हार जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। तो साथियों आज का प्रैक्टिस सेट का क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है। अब चलिए जिनको भी मध्य से सिपाही और कक्षपाल के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है, बैच में क्या क्या आपको मिलेगा। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जैसे ही डाउनलोड करके आप लोग ओपन करेंगे उसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको ऑल कोर्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे आपको सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आपको इस प्रकार से बैच मिल जाएगा। यहाँ पर पेमेंट कटा के इस बैच को आप लोग परचेज कर सकते हैं। बैच में क्या क्या मिलेगा देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट सीरीज मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन बैंक का क्लास मिल जाएगा, डेली क्लास का PDF मिलेगा, वन लाइनर बूस्टर जीके का नोट्स मिल जाएगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा पिछले 14 सालों का, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स आपको मिल जाएगा। इसके साथ में शॉर्ट नोट्स, लूसेंट जीके का नोट्स, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा इस बैच में। तो ऑफर सीमित समय के लिए है, फटाफट से ज्वाइन करें और कोई भी डाउट हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस पर मैसेज कर सकते हैं।